नमस्कार। छाया गोयल लीजिए, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने मेरी किताब दहलीज के पार से ली हुई एक और नई कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है अपराध बोध। शाम से ही यह स्टडी में गुमसुम बैठे हैं। अंधेरा हुआ तो लाइट तक नहीं जलाई। मैंने ही डरते डरते जाकर स्विच ऑन किया। एक बार नज़र उठाई और फिर किताब पर गड़ा ली। मैं जानती हूँ वह पढ़ नहीं रहे, फिर भी लगा शायद कुछ बोलना ठीक नहीं, पर फिर बिना बोले भी नहीं रहा गया। कुछ समझ नहीं आया तो कह गई, सर्दी बहुत है, कहें तो इस तरफ की खिड़की बंद कर दूँ? उन्होंने नज़र उठाकर प्रश्न भरी निगाहों से मुझे देखा, जैसे यह मैंने उन्हें आहत करने के लिए कहा हो। सच ही तो है, क्या मैं नहीं जानती यहाँ से बाहर के नज़ारे देखना उन्हें कितना पसंद है। गुलमोहर का वृक्ष, उसके तने से लगाए बड़े बड़े पत्थर और उन पर लगाया गया नकली झरना, आसपास ढेरों गुलाब के पौधे हैं। खूबसूरती उनकी कमजोरी है और शायद उनके जीवन की दुखती रग भी। हाँ, बंद ही कर दो। उनकी आवाज़ से मैं चौंक पड़ी, माना प्रश्न मैंने ही किया था, पर मुझे इस उत्तर की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैंने अपनी शॉल उतार कर उन्हें उड़ाते हुए, यह ओढ़ लीजिए, खिड़की फिर बंद करेंगे, कहा और नज़रें झुका ली। अब जो उनकी नज़रों में होगा शायद उसका सामना मैं न कर पाऊँ। क्यों बेवजह अपने आप को अपराधी महसूस कर रही हूँ? आज क्या, शायद जिंदगी भर ही करती रही हूँ। उन जैसे सुदर्शन व्यक्ति की मुझ जैसी पत्नी। शादी के समय लोगों में कितनी कानाफूसी हुई थी। कुछ तो खुलेआम बोल रहे थे, भैया ये मखमल की गादी पर टाट का पेबंद क्यों लगा रहे हैं शर्मा जी? हाँ, मैं उनके पापा की ही पसंद थी, पर मौन सर झुकाए झुकाए ही इन्होंने यह सब स्वीकार किया था और मैं हर पल भयभीत सी थी, न जाने किस अपमान का सामना करना पड़ेगा। पर झूठ नहीं बोलूँगी, इन्होंने मुँह से कभी एक शब्द नहीं कहा। पहले से ही कम बोलते थे, दिन पर दिन अपने में और सिमटते से गए। पर हाँ, अपने पति धर्म, अपने कर्तव्यों से कभी मुँह नहीं मोड़ा। पर इन्हें किसी खूबसूरत महिला की तस्वीर पर भी नज़र डाले देखती तो मुझे अपना असुंदर होना अपराध सा लगने लगता। शायद यह कुछ मेरे मन का भी भ्रम हो। पर हाँ, सास ससुर ननंद देवर सभी मुझसे बहुत खुश थे। सिर्फ रूप की संपदा नहीं थी मेरे पास, वरना माँ बाबूजी ने इस तरह पाला था कि घर परिवार सबको सलीके से खूबसूरती से निभाना मुझे कभी मुश्किल नहीं लगा। पर इनकी खुशी नाखुशी पता ही नहीं चलती थी। अपने काम में व्यस्त रहते। पहले तो परिवार भी बड़ा था, उसकी जिम्मेदारी थी, फिर अपने बच्चे हुए। बड़ा अभिजीत हुआ तो जैसे एक बार फिर वही दर्द उभर आया। सास के एक वाक्य ने, चल बेटा है, बेटे का रूप रंग कौन देखता है। इन्होंने कितनी अजीब निगाहों से मुझे देखा था। मैंने सिर्फ निगाहें झुका ली थी। इस बार मुझे भी यह भगवान का अन्याय लगा था। कम से कम इनसा ही खूबसूरत बच्चा होता तो शायद इनका दुख कुछ कम हो जाता। पर यह मेरे बस में तो नहीं था। अभी बिल्कुल मुझ पर गया था। सांवला रंग, दबे हुए से नैन नक्श। हाँ, बाल उसके भी मेरी ही तरह थे, बेहद घने और काले।
2 साल बाद ही रंजन हो गया और शायद इस बार भगवान ने मेरी सुन ली। वह बिल्कुल अपने पापा पर गया था। मैं खुश भी थी और उदास भी। अब एक नई तुलना शुरू हो जाएगी। पहले कहीं जाते तो निगाहें हम पति पत्नी को तोलती लगती थी और मेरा पल्ला हल्का और हल्का होता जाता था। अब दोनों भाइयों के बीच भी लोग ऐसी ही तुलना करेंगे और मेरा भी अपने आप को कहीं अवांछित सा महसूस न करने लगे। मैंने उसकी परवरिश पर खास ध्यान दिया था। सिर्फ रूप को छोड़कर वह हर बात में गर्व करने लायक था। अपने छोटे भाई से भी बेहद लगाव था उसे, पर बस वह अंतर्मुखी अपने पिता की तरह था। बहुत ही कम बोलता। उसके विपरीत रंजन बेहद मुखर था। पापा, दादा, दादी, भैया सभी का लाडला। इन्हीं के दोस्त रवि जी की बेटी थी अपर्णा, बेहद खूबसूरत और जहीन भी। मिसेज रवि भी उतनी ही खूबसूरत थी। मैंने कई बार इनकी आंखों में उनके लिए प्रशंसा के भाव पड़े थे और अपर्णा, उस पर तो जैसे जान छिड़कते थे। हम अपर्णा को अपनी बहू बनाएंगे, एक बार इन्होंने कहा था, बेहद सहज अंदाज में, पर ऐसी बातें पता नहीं क्यों मुझे आहत करती थी। शायद मेरा ही अपराध बहुत। ठीक ही तो था, पत्नी नहीं बहू ही खूबसूरत हो, उनका सुदर्शन बेटा उनकी तरह। पर पहले तो अभी की शादी की बात थी, अतः हमने कोई चर्चा नहीं छेड़ी थी। अपर्णा भी अभी पढ़ रही थी। खुलकर कभी बात नहीं हुई, पर मैं जानती थी मेरा भी अनकहे ही सब समझ रहा था। अतः उसने खुद होकर ही 2-3 बार कहा, माँ मेरे लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, रंजन का ब्याह कर दो। मैं अभी कुछ वर्ष विवाह नहीं करना चाहता। रंजन भी इंजीनियर हो गया था। 6 महीने से मारुति में काम भी कर रहा था। अतः आज सवेरे ही रवि के यहाँ गए थे और जब से लौटे हैं इसी तरह गुमसुम हैं। चुप तो हमेशा ही रहते थे, पर आज की चुप्पी कुछ अलग सी ही थी। मधु, यहाँ बैठो। इनके स्वर की आर्द्रता मुझे डरा रही थी। कुर्सी खींचकर पास बैठते ही इन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। कितना अजीब लग रहा है यह स्पर्श मेरे लिए। अनजाना नहीं है, फिर भी अनजाना सा क्यों लग रहा है। क्या बात है जी, कुछ कहिए। क्या रवि जी ने इनकार कर दिया? नहीं नहीं मधु, यह बात नहीं। फिर क्या बात है? मधु, अपर्णा रंजन से नहीं, अभी से ब्याह करना चाहती है। क्या? आश्चर्य के साथ साथ एक गहरी वेदना से छाती फटने लगी। क्या हुआ अगर अपर्णा अभी से विवाह करना चाहती है? क्या इसी बात ने इन्हें इतना उदास कर दिया है? अभी क्या इनका बेटा नहीं? वैसे भी वह बड़ा है, तो क्या है जिंदगी भर एक दिखावा करते रहे। मुझसे और मेरे जैसे बेटे से इन्हें कोई लगाव नहीं। क्या सचमुच बाह खूबसूरती इतनी महत्वपूर्ण है? जोर से फूट कर रो पड़ने को जी करने लगा। जैसे तैसे अपने आप को संयत किया। चिंता न करिए, अभी विवाह के लिए तैयारी नहीं। मैं फिर एक बार बात कर देखूंगी। आप चाहते हैं तो अपर्णा की शादी रंजन से ही होगी। मुझसे वहाँ बैठा नहीं जा रहा था। जैसे ही मैं उठी, इन्होंने हाथ खींचकर फिर मुझे बिठा लिया। नहीं मधु, यह बात नहीं। तो फिर क्या बात है? मधु, मुझे लग रहा है उस छोटी सी लड़की में जो समझ है वह। जानती हूँ मधु, जब मैंने रवि से बात की और उसने अपर्णा को बुलाया तो उसने क्या कहा? अंकल अभी तो बड़े हैं, आप रंजन के लिए। नहीं, मैंने सोचा शायद अभी को तुम स्वीकार न चाहो। अंकल, मधु आंटी के साथ
ज़िंदगी गुजारने के बाद भी आप इस तरह सोचते हैं। मैंने तो बहुत थोड़ा सा अरसा ही गुजारा है और जैसे मेरी सौंदर्य की परिभाषा बदल गई है। शायद रंजन को तो सिर्फ चाहा जा सकता है, पर अभी अभी को कहते कहते अपर्णा के दोनों गाल रक्ताभ हो उठे थे। अगर अगर अभी मुझे अपने योग्य समझे पापा, अंकल, नहीं नहीं पापा ही कहो अपर्णा बेटी, अगर मुझे इस लायक समझो। सच मधु, उस नन्ही मासूम बच्ची ने कितनी बड़ी बात कह दी थी। मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हटाकर जैसे एकाएक ही उनमें रोशनी भर दी थी। मधु मधु, मैं अपने आप को पहली बार अपराधी महसूस कर रहा हूँ। सारी उम्र भले ही मैंने कहा कुछ नहीं, पर मैं अपने आप को छला गया महसूस करता रहा था। मुझे लगा था मुझे मेरा प्राप्त नहीं मिला, पापा ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। मैंने तुम्हें भी बहुत दुख दिए हैं मधु, जाने और अनजाने भी। नहीं नहीं, यह सच नहीं है। मैंने तो हमेशा चाहा काश आप मुझे थोड़े दुख देते, कभी मुझ पर व्यंग करते, तो शायद मेरा अपराध बोध कम हो जाता। मैंने अपने आप को कभी आपके योग्य नहीं माना, अतः आपका हर देय मुझे एहसान की तरह लगता रहा। मैं अंधा था मधु। अपर्णा ने मुझे आज आंखें दी हैं। तुम्हारे इतने खूबसूरत अंतर्मन के आगे इस रूप रंग की बिसाती क्या है। कहते हैं बुढ़ापे में आँखों की रोशनी धुंधलाने लगती है, पर मुझे तो लगता है जैसे आज ही इन आँखों की रोशनी लौटी है। ओह, लो फिर लाइट चली गई। छोड़िए, मैं मोमबत्ती जला दूँ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं मधु। उजाले की ज़रूरत तो इन आँखों को पड़ती है। मैंने मन की आँखों से देखना सीख लिया है। वो तो अंधकार में भी तुम्हारे इस मनोहारी रूप को एकदम साफ देख पा रही हैं। आगे बढ़कर उन्होंने मुझे बाहों के घेरे में ले लिया। शादी के 27 साल बाद पहली बार लग रहा है जो मिल रहा है वो मेरा है। मैंने सर इनके कंधे पर रख दिया। दोनों की ही आंखें भर आई थी। पता नहीं अपराधी कोई था भी या नहीं, पर सजा दोनों अपने अपने ढंग से भुगतते रहे और आज दोनों ही जैसे मुक्त हो गए। धन्यवाद।